हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन वैम्पायर सीरीज की जिसका नाम है द स्वीट ब्लड। ये सीरीज आपको गाइस काफी पसंद आने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सोंग म्यू नाम के एक लड़के को, वो एक योनसो नाम की लड़की को प्रपोज करता है, जो कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो उसको किस करने लगती है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक सोंग म्यू का सपना ही था। यहाँ पे उसे पता नहीं था कि योनसो एक वैम्पायर है। उसका फ्रेंड उसे जगाता है और उसका सपना टूट जाता है और वो उससे कहता है कि अब स्कूल खत्म हो चुका है। और वो मन ही मन में सोचने लगा है कि जब से मैं योनसो से मिला हूँ मुझे अजीब तरह के सपने आने लगे हैं। और यहाँ पे वैम्पायर्स की एक खासियत होती है कि दूसरे जो अपने मन में सोचते हैं वो उसे सुन पाते हैं। योनसो सोंग म्यू की सारी बातें सुन लेती है और इसे इग्नोर करके अपनी फ्रेंड के साथ बाहर निकल जाती है। रात में जब सोंग म्यू अपनी साइकिल से घर आता है तो वो योनसो को एक कार के पास खड़ा देखता है। उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है। फिर एक लेडी आती है जो उसे कार में बैठने के लिए बोलती है। योनसो तो आसानी से बैठ जाती है, लेकिन सोंग म्यू को दिखता है कि वो लेडी उसके साथ जबरदस्ती करके उसे लेकर जा रही है और वो साइकिल से उस कार का पीछा करने लगता है। बाद में पता चलता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि योनसो के डैड थे। वो उसे उसकी फेक वाइन के बारे में पता करने के लिए लेकर जा रहे थे, क्योंकि अब ये लोग डायरेक्ट ह्यूमन का ब्लड नहीं पी सकते थे, इसलिए उन्होंने वाइन की बोतल में उसे रिप्लेस कर दिया था। और ये ब्लड प्योर है या नहीं यही चेक करने के लिए वो उसे लेकर के जा रहे थे। और प्रॉमिस के हिसाब से अगर योनसो यहाँ से ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसके डैड उसे कभी परेशान भी नहीं करेंगे और ये सब काम करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। उसके बाद वो एक बार में पहुंचती है जहाँ पे एक आदमी वाइन की बोतल लेकर के उसका वेट कर रहा था और वो उसे स्मेल करके अपने डैड को बताती है कि ये नेपोलियन का प्योर ब्लड है, आप इसे ले सकते हैं। दूसरी तरफ सोंग म्यू भी उसका पीछा करते हुए बार के पास आ जाता है। वो उस कार को देखता है और अनबैलेंस होकर वहीं पे गिर जाता है। उसके हाथ में चोट लगने की वजह से ब्लड आने लगता है और योनसो को उस ब्लड की खुशबू आने लगती है, क्योंकि सोंग म्यू का ब्लड काफी स्पेशल था और उसकी स्वीटनेस की स्मेल योनसो को बहुत ज्यादा ही आ रही थी। उसके डैड को उसके ब्लड की खुशबू ना आ जाए इसलिए योनसो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से निकलती है। जैसे ही सोंग म्यू वहाँ पे बार का गेट खोलने ही वाला था, योनसो अंदर से आ जाती है और वो समझ जाती है कि ये स्मेल सोंग म्यू से ही आ रही है। अपने डैड से बचाकर उसे लेके वो बाहर निकलने लगती है, लेकिन उसके डैड को तब तक वो खुशबू आ चुकी थी, बट वो कंफ्यूज थे कि ये खुशबू वाइन से आ रही है या फिर कहीं और से। अब वो दौड़ते दौड़ते काफी दूर पहुंच जाते हैं। सोंग म्यू कहता है कि हम भाग क्यों रहे हैं, मुझे लगा तुम डेंजर में हो इसलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। अब योनसो उसे देखकर सॉरी बोलती है और उसका हाथ देखती है कि उसमें से खून निकल रहा था और वो उसके ब्लड को पीने लगती है। ये देखकर सोंग म्यू डर जाता है और पीछे हो जाता है। योनसो उसकी तरफ बढ़ती है और उसे सॉरी बोलती है। वो उसकी तरफ झुकने लगती है। सोंग म्यू सोचता है कि उसका सपना पूरा होने वाला है, वो उसे किस करने वाली है, लेकिन वो उसके नेक पर बाइट करके उसका ब्लड पीने लगती है। कुछ समय बाद योनसो होश में आती है और वो उसे एक पिल देती है खाने के लिए और उसे छोड़ के वहाँ से चली जाती है। ब्लड ज्यादा निकलने की वजह से सोंग म्यू बेहोश होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग योनसो के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें वो ओ टाइप का स्पेशल ब्लड मिल गया या नहीं। वो उससे पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो उससे उसका स्कूल एंजॉय करने के लिए कहते हैं और चले जाते हैं। और वो अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि योनसो झूठ बोल रही है ना। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन लीड की, जिसका नाम था योनवू और ये एक वैम्पायर था। दूसरी तरफ हम योनसो को स्कूल में देखते हैं जहाँ पे हैंडक्राफ्ट का काम चल रहा था। ये लोग अपने रुमाल बना रहे थे। सोंग म्यू सोच रहा था कि योनसो वैम्पायर है क्या, अगर वो वैम्पायर है तो ये इतनी नॉर्मल कैसे है, इतनी ब्यूटीफुल होकर ये वैम्पायर कैसे हो सकती है, क्या इसने कल जो किया वो ऐसा कभी दोबारा तो नहीं करेगी। वो काफी सारी बातें अपने माइंड में सोच रहा था, तभी उसको एक निडल लग जाता है और उसका ब्लड निकलने लगता है, जिससे वो योनसो को देखकर डर जाता है कि कहीं ऐसा दोबारा तो नहीं होगा। और उसके टीचर आके उससे बोलते हैं कि तुमने सारे फिंगर्स में कैप पहने हुए हैं फिर भी तुम्हें निडर लग गया, और वो उसको मेडिकल रूम में लेके जाते हैं। दूसरी तरफ योंगवू को रिसीव करने के लिए जो पर्सन आया था वो उसका दोस्त ही था और ये इसे अपना ब्लड डोनेट करता था पीने के लिए, और यहाँ पे वो उसका ब्लड पीता है। दूसरी तरफ योंगसो के स्कूल में लंच था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच लेने जाती है। वहाँ सोंग म्यू आता है और वो उससे पूछती है कि उसने कल मेडिसिन लिया था या नहीं, बट वो बोलता है कि मुझे
ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने लिया था या नहीं, और वो उसे लंच के बाद प्लेग्राउंड में मिलने के लिए कहकर चली जाती है। अब वो प्लेग्राउंड में जाके वेट करने लगती है और दूसरी तरफ सॉन्गम्यू सोच रहा था कि उसने आखिर उसे क्यों बुलाया होगा प्लेग्राउंड में। वो यहाँ पे काफी डरा हुआ था। अब योंगसू को यहाँ पे अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो आसपास नजर घुमा के देखती है तो उसे यहाँ पर योनवू दिखता है और वो उसे देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने दिनों के बाद वो सॉन्गम्यू को कॉल करती है लेकिन सॉन्गम्यू कॉल नहीं उठाता और अब अचानक से योनवू गायब हो जाता है क्योंकि वो वॉशरूम पहुंच गया था जहाँ पे सॉन्गम्यू था। उससे ब्लड की स्मेल आ रही थी। सॉन्गम्यू यहाँ डर जाता है। वो पीछे जैसे ही गिरता है योनवू उसे पकड़ लेता है और वो सॉन्गम्यू से पूछता है कि तुम बहुत स्वीट हो, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? सॉन्गम्यू कहता है कि मैं तो लड़का हूँ, तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना क्यों चाहते हो? लेकिन योंगवू कहता है कि मुझे जेंडर से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लड़का हो या लड़की। तभी यहाँ पे योंगसू भाग के आती है लेकिन वो कहती है कि ये तो बॉयज वॉशरूम है, मैं यहाँ कैसे जाऊँ? और दूसरी तरफ योनवू सॉन्गम्यू को बाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी अचानक से योंगसू आती है और योनवू को रोकती है। वो कहता है कि बहुत दिन बाद हम लोग मिले, मेरे 50 साल पहले की फियोंस से। लेकिन सॉन्गम्यू को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता। वो उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा लॉक होने की वजह से बाहर से बच्चे नॉक करने लगते हैं। सॉन्गम्यू सबको चुप रहने के लिए बोलता है और वो योंगसू से पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे कि ये तो बॉयज वॉशरूम है। योंगसू कहती है कि तुम उससे बाइट क्यों कर रहे थे, तुम अभी तक ये घटिया काम करते हो। योनवू कहता है कि मैं उसे किस कर रहा था, बाइट नहीं। योंगसू कहती है कि वैसे भी मैं इसे मेडिसिन देके सारी मेमोरीज भुलाने वाली हूँ, तो तुम इसका पीछा छोड़ दो। अब योनवू बाहर निकल के बच्चों से बोलता है कि वॉशरूम अंदर से ब्लॉक है तो तुम इसके ऊपर वाले वॉशरूम पे चले जाओ। उन लोगों के जाने के बाद ये दोनों वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। तभी अचानक से योंगसू की फ्रेंड किमसू वहाँ पे आ जाती है और वो उसे लेकर के वहाँ से चली जाती है। अब हमें स्नैक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योनसू की फ्रेंड इस हैंडसम लड़के को देखने आती है और तभी यहाँ पे योनवू भी आ जाता है, जिसे देखकर योनसू कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। योनसू उससे बाहर जाके पूछती है कि तुम यहाँ पे वापस क्या करने आए हो। वो कहता है कि वो यहाँ उसके लिए नहीं आया है, बल्कि वो यहाँ पे उस स्वीट ब्लड वाले इंसान को ढूंढने आया है। लेकिन वो उसकी बात को बदलती है और कहती है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन योनवू को भरोसा था कि वो उसके आसपास ही है क्योंकि उसकी स्मेल उसे आ रही है, लेकिन अभी तक उसे पता नहीं चला है कि वो कौन है। और ये सुनने के बाद उसे रिलैक्स फील होता है कि वो अभी तक सॉन्गम्यू के बारे में जान नहीं पाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस कॉलेज में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसे देखने के बाद वो योनवू को बोलती है कि वो यहाँ से चला जाए और उससे कभी ना मिले। लेकिन वो कहता है कि ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश करेगा। फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे सॉन्गम्यू योनसू को घूर रहा था और सोचता है कि क्या वह लड़का सच में उसका मंगेतर था और वो जो बोतल में पानी लाती है वो पानी है या फिर ब्लड है। तभी उसका फ्रेंड उसे नोटिस करता है और कहता है कि लगता है कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। जिसके बाद वो कहता है कि वैम्पायर्स होते हैं क्या, तुमने वैम्पायर्स देखे हैं? और उसका फ्रेंड उसे पागल बोल के चुप हो जाता है और वो उससे पूछता है कि अगर कोई वैम्पायर किसी इंसान को बाइट कर ले तो क्या होगा? और उसका फ्रेंड बोलता है कि शायद वो वैम्पायर बन जाएगा। फिर हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे योनसू अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। वो उससे कहती है कि वो यहाँ से अपने डैड को मिलने जा रही है। उन्हें बातें करते हुए यहाँ पे सॉन्गम्यू देख रहा था और ये देखकर उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उन्हें देखकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम योनवू को देखते हैं जो कि ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर था और यहाँ की नर्स से फ्लर्ट कर रहा था और ऐसे करते करते वो उसके करीब जाने लगता है जैसे वो बस उसे बाइट करने ही वाला था। लेकिन उसी समय वो स्नैक शॉप वाला लड़का वहाँ आ जाता है। उसे देखकर वो रुक जाता है। दूसरी तरफ योंगसू सोच रही थी कि आखिर योनवू को कैसे पता चला कि वो रेयर ब्लड वाला लड़का हमारे स्कूल में है। उसके बाद वो अपने पिता के एक फ्रेंड को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या योनवू को उसके पिता ने यहाँ पर बुलाया है। लेकिन तभी उसे लगता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे सॉन्गम्यू था। दूसरी तरफ हम योंगवू को देखते हैं जो कि उस स्नैप शॉप वाले लड़के के साथ हाथापाई कर रहा था। इन दोनों में फाइट हो रही थी और ये आपस में बातें भी कर रहे थे और यहाँ पर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि वो शॉप वाला लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक वेयरवुल्फ है जिसका नाम दो ह्यूनजे है। और वो यहाँ पे योनवू को धमकाता है कि अगर उसने किसी भी इंसान को अपना शिकार बनाया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि योनवू को ह्यूनजे ने ही पहले शहर के बाहर फिकवा दिया था क्योंकि उसे लगता है कि योनवू इंसानों का शिकार करता है। अब योनवू उससे कहता है कि तुम इतनी सारी जगह छोड़ के इस कॉलेज के पास इसलिए हो ना क्योंकि वो रेयर ब्लड वाला लड़का यहीं पर है। और इसके बाद योनजोन उसे एक जोर का पंच मारता है और उससे वार्न करता है कि इस शहर में वो पहले की तरह कोई भी हरकतें ना करे, नहीं तो वो फिर से उसे बाहर फिकवा देगा। उसके बाद योनवू उसे योनसू के बारे में कहता है कि वो एक अलग वैम्पायर है, वो हमारे जैसी नहीं है। वो उससे कहता है कि वो उस पे हमला ना करे, वो उसकी मंगेतर है इसलिए वो उसकी प्रोटेक्शन चाहता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें योनसू और सॉन्गम्यू को दिखाया जाता है। उसने योनसू से अभी तक अपने सारे डाउट
से क्वेश्चन कर लिए थे। वो उसके सारे सवालों के जवाब उसे दे देती है और वो उससे उस बॉटल के बारे में भी पूछता है, जिसके जवाब में वो कहती है कि इस बॉटल में वाइन के फॉर्म में ब्लड है और वो सिर्फ जानवरों का ब्लड पीती है क्योंकि उसे इंसानों का ब्लड पसंद नहीं। और वो उससे पूछता है कि अगर उसे इंसानों का ब्लड पसंद नहीं है तो उसने उसे क्यों बाइट किया, लेकिन वो कहती है कि ऐसा नहीं है, वो बहुत थक गई थी इसलिए उसने उसे बाइट कर लिया। और वो उससे मेडिसिन खाने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुमने लास्ट टाइम इसे नहीं खाई थी इसलिए तुम इसे अभी खाओ, लेकिन वो कहता है कि उसने लास्ट टाइम मेडिसिन ली थी लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं भूला। योनसो उस पर भरोसा नहीं करती और वो फिर से उसे मेडिसिन खिला देती है, लेकिन इसके बाद भी सोंगम्यू के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। और योनसो सोचती है कि शायद रेयर ब्लड वाले के ऊपर इस मेडिसिन का कोई असर नहीं होता, तो शायद उसकी माँ के ऊपर भी इस मेडिसिन ने असर नहीं किया होगा और वो कुछ नहीं भूली होगी। इससे हमें ये भी समझ आ जाता है कि योनसो की माँ एक रेयर ब्लड वाली इंसान थी। और यहाँ पे योनसो सोंगम्यू को सावधान रहने के लिए कहती है कि अगर किसी भी वैम्पायर को पता चल गया कि रेयर ब्लड वाला इंसान वो है तो वो लोग उसको मार देंगे और उसका सारा ब्लड निकाल लेंगे, इसलिए वो किसी के साथ भी ये बात शेयर ना करे, इसे वो सीक्रेट रखे। अब जब योनसो अपने घर पहुँचती है तो पहले से ही वहाँ पे योनवू मौजूद था और वो उससे बाहर निकलने के लिए कहती है, पर योनवू उससे कहता है कि वो पहले की तरह उसके साथ रहना चाहता है। वो अपने पिता को कॉल करती है और कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती। उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम्हें बस उसके साथ एक फ्रेंड की तरह रहना है, ना कि रिलेशन में। वो अपने पिता से बात कर ही रही थी, लेकिन तभी योंगवू धीरे से उससे कहता है कि वो सोंगम्यू के बारे में जानता है कि वो वही है स्वीट ब्लड वाला लड़का। जिसके बाद योनसो फोन काट देती है। योंगवू कहता है कि तुम ऐसी वैम्पायर तो नहीं हो जो किसी के ऊपर भी हमला कर दो और उसका खून पी लो। योंगसो उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती। वो अपने रूम में जाकर बेड पे लेट कर सोचने लगती है कि उसने कोई बहाना क्यों नहीं बनाया। वो काफी परेशान थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में योंगसो ब्रेकफास्ट के लिए आती है और उसके साथ में योनवू भी आता है। उसकी मेड उन दोनों के लिए नाश्ता बनाती है और वो खुश थी कि इतने बड़े घर में अब योंगसो अकेले नहीं है। अब योनवू योंगसो को बताता है कि लास्ट नाइट में वेयरवुल्फ ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसके काफी चोटें आई हैं। योंगसो उसे बताती है कि उसने गलती से सोंगम्यू का ब्लड पी लिया था और वो इंसान नहीं है, वो खुद भी उस स्वीट ब्लड वाले इंसान को ढूंढ रही है। अब योनवू कहता है कि ठीक है, वो खुद इन बातों का पता लगा लेगा। वो योनसो के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। अब स्कूल जाते समय योनवू उससे रोकता है क्योंकि उसे भी उसके साथ स्कूल जाना था, लेकिन वो उसके साथ स्कूल नहीं जाना चाहती थी। और वो उससे कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लाइफ बहुत बोरिंग है और तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन योनवू कहता है कि जब इंसान गुड लुकिंग हो तो सब कुछ हो सकता है। योनसो उससे कहती है कि स्कूल जाने के बाद वो ऐसा प्रिटेंड करे कि वो उसे नहीं जानता, क्योंकि उसने अगर ऐसा बताया लोगों को कि वो उसे जानता है तो वो उसे मार डालेगी। अब स्कूल पहुंचकर जब योनसो पीछे मुड़ के देखती है तो योनवू उसके पीछे नहीं था। अब क्लास में हम देखते हैं कि योनसो काफी टेंशन में थी और हमेशा की तरह सोंगम्यू उससे घूर रहा था। योनसो की फ्रेंड ये नोटिस करती है कि सोंगम्यू उन्हीं की तरफ देख रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो उससे घूर रहा है। वो योंगसो को बताती है। साथ ही वो योंगसो से पूछती है कि वो हैंडसम लड़का जो उससे मिला था वो कौन था। यहाँ पे वो योनवू की बात कर रही थी। अब यहाँ क्लास टीचर आते हैं और सबसे बोलते हैं कि उनकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है और वो नया स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि योनवू था। और वो टीचर से पूछता है कि क्या वो अपने पसंद से किसी भी सीट पर बैठ सकता है। उसके बाद वो परमिशन लेके योनसो के पास जाता है और उसकी फ्रेंड को बोलता है कि क्या वो वहाँ पे बैठ सकता है, जो कि वो योनसो को पहले से जानता है। अब उसकी फ्रेंड वहाँ से उठ जाती है और वो ये भी सोचती है कि योनसो ने तो कहा था कि वो उसे नहीं जानती। वो योनसो के पास बैठ जाता है, लेकिन योनसो को यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा था। अब वो अपना ब्लड वाला वाइन पीती है। अब योनवू उसे वो वाइन शेयर करने के लिए कहता है। योंगसो से बोलती है कि ये एनिमल ब्लड है, इंसानों का नहीं। जब दोनों बातें करते हैं तो सोंगम्यू का फ्रेंड उससे बोलता है कि इसका तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि वो लड़का हद से ज्यादा हैंडसम है। टीचर कहते हैं कि कल हमारी क्लास ब्लड डोनेट करने वाली है। अब योंगसो सोचने लगती है कि अगर सोंगम्यू ने ब्लड डोनेट किया तो सबको पता चल जाएगा कि वो रेयर ब्लड वाला इंसान है और अब उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि योंगसो के फ्रेंड उससे पूछती है कि वो लड़का कौन है, तुमने तो कहा था कि तुम उसे नहीं जानती। योंगसो कहती है कि वो लड़का मेरे पापा के फ्रेंड का बेटा है और उससे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। लेकिन फिर भी उसकी फ्रेंड उससे जिद करने लगती है और कहती है कि उस लड़के के साथ उसकी सेटिंग कर दे। फिर हमें क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योनवू और सोंगम्यू दोनों थे। वो सोंगम्यू के पास जाता है और उससे कहता है कि हम पहले भी मिले हैं ना। सोंगम्यू कोई जवाब नहीं देता। योनवू से कहता है कि तुम योनसो का एक सीक्रेट जानना चाहते हो, जिसपे वो मना कर देता है। तो योनवू से कहता है कि हाँ शायद तुम पहले से जानते हो उसके बारे में। योनवू वहाँ से उठ के योनसो के बेंच की तरफ जाता है और वहाँ रखी उसकी बोतल को उठाकर सूंघने लगता है और पूरी क्लास के सामने बोलता है कि इस बोतल में तो अल्कोहल है, इसमें बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। जहाँ तक मुझे पता है स्कूल में स्टूडेंट्स को अल्कोहल लाना अलाउ नहीं है। अब सारे स्टूडेंट
स्टूडेंट ये सुनकर वो बोतल चेक करने लगते हैं और इसी टाइम पे योनसो अपनी फ्रेंड के साथ क्लास के अंदर आती है। वो ये सब कुछ देख लेती है। सभी लोग यहाँ उससे सवाल करते हैं। योनसो कहती है कि दूसरों की चीजों को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते, क्या तुम लोग इतना भी नहीं जानते। योनसो की फ्रेंड बोलती है कि इस बॉटल में हर्बल मेडिसिन है जो कि योनसो हमेशा पीती है। बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि अगर ये मेडिसिन है तो हम टेस्ट करना चाहेंगे और सब टेस्ट करने के लिए उसे लेने लगते हैं। योनसो यहाँ बॉटल को छीनने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं ले पाती। सॉन्गम्यू यहाँ पीछे से आता है, वो बॉटल को लेकर उस बॉटल का वाइन पी लेता है और सबको कहता है कि उसमें हर्बल मेडिसिन ही है जिसका टेस्ट बहुत ही कड़वा है। सब उसकी बात मान लेते हैं और वो यहाँ पे बच जाती है और वो अब गुस्से में क्लासरूम से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद योनवू सॉन्गम्यू से बोलता है कि चिंता मत करो, इसमें इंसान का ब्लड नहीं था बल्कि जानवरों का ब्लड था। सॉन्गम्यू कहता है कि मैं जानता हूँ। योंगमू कहता है कि तुम जानते थे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। योंगसू यहाँ पे अपनी बोतल का ब्लड फेंक रही थी। सॉन्गम्यू उसके पास जाता है। योंगसू उससे कहती है कि तुमने ये ब्लड क्यों पिया। उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें मदद की जरूरत थी। वो कहता है कि कल हमारी क्लास का ब्लड डोनेशन है और अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे ना। योंगसू कहती है कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। ये सारी बातें सुनकर सॉन्गम्यू खुश होता है। योंगसू उससे कहती है कि तुम लंबे हो लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग है। वो कहती है कि वो बच्चों की तरह है। सॉन्गम्यू कहता है कि हाँ, क्योंकि वो अपने सारे भाई बहनों में सबसे छोटा है। और ये बात सुनकर योंगसू हंसने लगती है। सॉन्गम्यू भी यहाँ पे खुश था। इसी समय यहाँ पे योंगवू आता है और इन दोनों को देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि योनसो और उसकी फ्रेंड एक टैरो कार्ड रीडर के पास बैठे होते हैं और योनसो की फ्रेंड टैरो कार्ड रीडर से अपने लव लाइफ के बारे में पूछ रही थी। टैरो कार्ड रीडर कार्ड देख के बताती है कि उसके दिल में 3 लोग हैं। इन तीनों के बारे में वो उसको बताती है। वो उससे कहती है कि ये तीनों तुम्हारे आसपास तो घूम रहे हैं लेकिन ये तुम्हारे लिए है नहीं। और वो कहती है कि लेकिन इन कार्ड्स को पूरा करने के लिए उसे एक और कार्ड की जरूरत है। और इसी समय योनसो को चीख आ जाती है और एक कार्ड निकल के वहाँ पे आता है और टैरो कार्ड रीडर बोलती है कि हाँ, मुझे तो यही कार्ड चाहिए था। वो कहती है कि इसने इन तीनों कार्ड को कंप्लीट कर दिया। ये तीनों कार्ड इस कार्ड के इर्द गिर्द घूमते हैं। इससे ये हमें समझ में आता है कि ये लव स्टोरी जो है वो योनसो की फ्रेंड की नहीं है बल्कि ये योनसो की है। अब हम पहले वाले सीन पे पहुंचते हैं जहाँ पे योनसो और सॉन्गम्यू एक दूसरे से बात कर रहे थे और यहाँ पे योनवू पहुंच गया था। इन्हें देख के वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर हमें काउंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योनसो की फ्रेंड बिलिंग करा रही थी। अब योनसो की फ्रेंड योनजे से उसका नाम पूछती है और वो अपना नाम बता के उसे एक एक्स्ट्रा स्नैक का पैकेट दे देता है और कहता है कि अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करना। वो यहाँ पे योनसो को देख रहा था। अब हमें योनवू को दिखाया जाता है जो योनसो से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है लेकिन योनसो उसे इग्नोर करती है। योनवू उसका हाथ पकड़ता ही लेकिन तभी यहाँ पे योनजे आकर उसका हाथ रोकता है। योनजू योनसो से कहता है कि उसने जो स्नैक का पैकेट दिया था वो उसने एंजॉय किया कि नहीं। योनवू कहता है कि ये एक वेयरवुल्फ है जिसने उसके ऊपर लास्ट नाइट अटैक किया था। योनजे यहाँ पे योनसो से बात करने की कोशिश करता है लेकिन योनवू उसको रोकता है। योनसो इन दोनों से कहती है कि वो यहाँ पे स्कूल में अपनी लाइफ एंजॉय करने आई है और पढ़ने आई है तो कोई भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे और ये लोग ऐसे प्रिटेंड करे कि ये लोग इसे स्कूल में नहीं जानते। योनसो यहाँ से निकल ही रही थी तभी उसे उसके पिता की सेक्रेटरी का कॉल आता है और यहाँ पे कार में उसकी सेक्रेटरी आती है। वो कहती है कि शाम को एक ब्लड वाइन का ऑक्शन होने वाला है जो कि रेयर ब्लड है। वो कहती है कि हमें पता करना है कि इन दोनों में से असली कौन सा है क्योंकि हमारे पास भी एक रेयर ब्लड वाइन है और उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। योनवू कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है क्योंकि उसने कोरिया के ब्लड वाइन के ऑक्शन देखे नहीं और योनजे कहता है कि वो एक वेयरवुल्फ है और वो भी उसके साथ जाएगा और ये सब लोग कार के अंदर बैठ जाते हैं जाने के लिए। अब हम ऑक्शन का सीन देखते हैं। यहाँ पे होस्ट उस ब्लड की तारीफ कर रहा था जिसका ऑक्शन था। यहाँ के वीआईपी गेस्ट योनसो के पिता थे। वो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास भी रेयर ब्लड का वाइन है और दोनों वाइन में से कोई एक नकली है। तभी योनसो, योनवू और योनजे यहाँ पे आ जाते हैं। योनसो यहाँ पे वाइन को टेस्ट करती है। यहाँ पे जो लोग बैठे थे वो लोग योनसो की बिचिंग कर रहे थे जिसे योनवू और योनजे सुनते हैं। यहाँ पे एक वैम्पायर भी था जो कि योनसो के पॉइंट को इनवैलिड बताता है और उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। यहाँ पे योनसो हारती हुई दिखाई देती है। इसके बाद हमें सॉन्गम्यू को दिखाया जाता है। वो आईने में देखता है और सोचता है कि योंगसो ने उसे बच्चा बोला है तो अब वो उसे स्मार्ट बन के दिखाएगा। अब हमें योंगसो को दिखाया जाता है ऑक्शन में जहाँ पे ये लोग बताने में लगे थे कि कौन सा रेयर ब्लड असली है। यहाँ पे बैठी लड़कियाँ योंगसो की चुगली कर रही थी और कहती है कि वो
वो इस ब्लड के बारे में कुछ नहीं जानती, ये बस एक नाटक कर रही है। योनजू और योनवू ये सब कुछ सुन रहे थे और योनवू जानबूझकर इस लड़की के ऊपर वाइन फेंक देता है, लेकिन योनसू यहाँ पे रिसर्च के साथ आई थी और वो एक एक पॉइंट सबको बताती है कि उसका ही ब्लड असली है और ये साबित हो जाता है कि उसका ही वाइन रेयर ब्लड से बना है। और उसका कॉम्पिटिटर उससे पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि मैं ब्लड के बारे में सब कुछ जानता हूँ। योनसू कहती है कि वो उसकी हेड मास्टर है। इसके बाद योनसू के पिता योनजे और योनवू ये लोग बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ हमें एक स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जो इन्हें घूर रहा था। योनसू के पिता इन लोगों से मिलते हैं और योनवू ऐसा उनके सामने प्रेजेंट करता है कि वो योनसू को मना लेगा। वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और योनसू उसका हाथ मोड़ देती है। दूर से योनजे ये सब होता हुआ देख रहा था और अब उसके सामने वही स्ट्रेंजर खड़ा था जिसे हमने अंदर देखा था। और जब वो जाने लगता है तो उससे वो न्यूयॉर्क बोल के बुलाता है। योनजे उससे पूछता है कि तुम वही हो ना जो योनवू के साथ थे, और वो कहता है कि हाँ, योनवू मेरा अभी भी एक अच्छा दोस्त है। अब योनसू और योनवू घर चले जाते हैं और ये दोनों आपस में बातें करते हैं। योनवू उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी योनसू उसे एक जोर का पंच मारती है। योनसू अपने रूम में थी और योनवू अब भी उसके लिए डिनर लेके जाता है। वो मना करती है, लेकिन योनवू उसे फनी वे में मनाने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें सॉन्गम्यू को भी दिखाया जाता है जो कि योंगसू के बारे में सोच रहा था। वो एक एप्लीकेशन की मदद से योंगसू को एक तो मैसेजेस भेज देता है और फिर वो उसे डिलीट कर देता है। अब अगली सुबह योंगसू अपने फोन में देखती है कि सॉन्गम्यू ने उसे मैसेज भेजे थे और डिलीट कर दिए। अब योंगसू स्कूल पहुंचकर सॉन्गम्यू का वेट कर रही थी। वो उसके पास आके उससे लंच और आयरन पाउडर देती है और उसको खाने के लिए कहती है, क्योंकि आज उनके स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप है। वो चाहती है कि उसकी बॉडी की स्वीट स्मेल हाइड हो जाए और वो उसको इसके लिए एक्सरसाइज करने को भी बोलती है। एंड वो उससे पूछती है कि उसने उससे रात में कौन से मैसेज किए थे जो उसने डिलीट कर दिए, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बताता। अब हमें स्पोर्ट्स रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे योनवू सॉन्गम्यू के साथ बैडमिंटन खेलता है और योंगसू अपनी फ्रेंड के साथ खेलती है। अब यहाँ पे टीचर आते हैं और सॉन्गम्यू से कहते हैं कि तुम्हें तो चोट लगने से इतना डर लगता था कि तुम कभी यहाँ खेलने ही नहीं आते थे। सॉन्गम्यू कहता है कि वो बस थोड़ा चेंज करना चाहता है अपनी लाइफ में। अब वो स्टोरेज से बैडमिंटन लेने के लिए चला जाता है और यहाँ पर योनवू से कहती है कि वो उसकी फ्रेंड के साथ खेल ले। सॉन्गम्यू जब स्टोर रूम में जाके बैडमिंटन निकालता है तो एक बॉक्स उसके सिर पे गिर जाता है और उसको थोड़ी ब्लीडिंग होने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योनवू योनसे के फ्रेंड के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। यहाँ पे योनजे भी इन लोगों को दूर से देख रहा था। सॉन्गम्यू को अब चोट लगने की वजह से उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें उसे दिखता है कि योनसू उसके साथ कुछ कर रही है। वो कुछ सोच ही रहा था, तभी यहाँ पे योनसू आ जाती है। वो उसको देखती है कि चोट तो लगी है, लेकिन वो रिलैक्स थी कि अब उसके ब्लड से कोई स्वीट स्मेल नहीं आ रही है और वो कहती है कि ये अच्छी बात है जिसकी वजह से योनवू तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। बाहर से उसको कुछ आवाजें आती हैं और तभी वो उसके हाथ से निकलते ब्लड को जल्दी से चूस लेती है। अब सॉन्गम्यू का फ्रेंड यहाँ पे आ जाता है और योनसू यहाँ से चली जाती है। अब ये सभी लोग ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं। योनवू और योंगसू बाहर खड़े होते हैं। योनवू उससे पूछता है कि उसने क्या बहाना बनाया। योंगसू कहती है कि उसने बहाना बनाया कि उसके अंदर खून की कमी है। योंगवू उससे कहता है कि हम दोनों की शादी के बाद हमारा बच्चा आधा वेम्पायर होगा या पूरा। ये सुनकर योंगसू गुस्सा हो जाती है और अब योनवू देखता है कि सॉन्गम्यू ब्लड डोनेट करके बाहर आ रहा है और अब वो कहता है कि फाइनली उसे पता चल जाएगा कि सॉन्गम्यू वो रेयर स्वीट ब्लड वाला इंसान है या नहीं। वो उसके हाथ को जाके स्मेल करता है, लेकिन उसे तो कोई स्वीट स्मेल आती ही नहीं। अब वो सोच में पड़ गया था, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप में जाता है। यहाँ पे वही नर्स थी जिसके साथ वो पहले फ्लर्ट कर रहा था। इसे लगता है कि योनवू उससे मिलने आया है। उसके जाने के बाद वो यहाँ पे सारे ब्लड के पाउच को देखता है और वो सॉन्गम्यू के ब्लड का पाउच निकाल के उसे फिर से स्मेल करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई स्वीट स्मेल नहीं आती। और फिर वो याद करता है कि योंगसू आज सुबह एक लंच बॉक्स लेकर आई थी अपने साथ, जो उसने अपनी मेट से स्पेशली बनवाया था। और योनवू यहाँ पे समझ आता है कि योंगसू ने ये सब सोच समझ कर किया था। अब वो सॉन्गम्यू के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। अब जब योंगसू अपने घर पहुंचती है तो वो अपने घर के बाहर देखती है कि यहाँ पे सॉन्गम्यू की साइकिल पार्क है। वो जब घर के अंदर देखने जाती है तो सॉन्गम्यू उसे अंदर मिलता है। वो उससे गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसे वेम्पायर से बचाने की कोशिश कर रही है और वो खुद वेम्पायर के साथ आ गया। और यहाँ पे योनवू आता है और कहता है कि ओवर रिएक्ट मत करो, ये हमारा दोस्त है, हम दोनों साथ रहते हैं तो ये हमसे मिलने आया है। अब सॉन्गम्यू उनके साथ रहने की बात सुन के शॉक्ड हो जाता है और योंगसू योनवू को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। वो कहता है कि वो बस सॉन्गम्यू के ब्लड के बारे में पता लगाना चाहता था। सॉन्गम्यू उससे रोकता है और कहता है कि वो योनसू को परेशान ना करे। योनवू उसको रोक कर कहता है कि उसने उसे ऑर्डर क्यों दिया, उसे इंसान पसंद नहीं है। वो उसका गला पकड़ लेता है, वो उसे उठा देता है। उसे रोकने के लिए योनवू को धक्का मारती है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। योनसू को गुस्सा आता है और वो योनवू को फिर से एक पंच मारती है। तीनों एक साथ बैठे थे और योनसू से कहता है कि मुझे वेयरवुल्फ से ज्यादा तुमने ही मारा है। वो कहती है कि इसीलिए मैंने कहा था कि अपनी हद पार मत करो। योनवू अपने गाल पे आइस
पैक लगा रहा था। उसका आइस खत्म हो जाता है और वो योनसू से आइस लाने को कहता है। योनसू तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि वो समझ गया है कि सॉन्गम्यू वो स्वीट ब्रेड वाला इंसान नहीं है और अब वो ऐसा उसके साथ कभी नहीं करेगा। अब वो आइस लेने चली जाती है और ये दोनों यहाँ पे अकेले थे। सॉन्गम्यू योनवू से दूर बैठने की कोशिश करता है। योनवू उससे माफी मांगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो योंगसू से थोड़ा दूर रहे और वो उसका इतना ख्याल ना करे, क्योंकि योंगसू और वो एक जैसे हैं और योनसू के साथ योनवू की अटैचमेंट है। और इसके जवाब में सॉन्गम्यू बोलता है कि एक जैसा होना मैटर नहीं करता, इन सब बातों से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कहता है कि उनकी एंगेजमेंट पहले टूट चुकी है और अब उन चीजों को सोचने का कोई फायदा नहीं है। ये सब सुनकर योंगवू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। योनसू अंदर से आती है तो उसे अचानक से स्वीट ब्रेड की स्मेल आने लगती है। वो भाग के उन दोनों के पास जाती है और वो आके देखती है कि योनवू ने सॉन्गम्यू को बाइट कर लिया और वो उसका खून पी रहा है। अब योंगवू कहता है उससे कि अगर तुम इस ब्रेड को पीने से अपने आप को रोक नहीं पाई तो मैं कैसे रुक सकता हूँ। योंगसू उसके ऊपर चिल्लाती है। योंगवू उससे बाद में पूछता है कि वो सॉन्गम्यू को बचाने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। अब वो उसे अपनी माँ के बारे में बताती है कि उसकी माँ ने उसके पिता को अपना ब्लड दिया और वो कमजोर होती गई, लेकिन उसके पिता ने पैसे और पावर के चक्कर में उन पर ध्यान नहीं दिया और आखिर में उनकी मौत हो गई। उसने अपने पिता से कहा कि वो उसकी मॉम को भी वैम्पायर बना दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसे ही अगर सॉन्गम्यू भी उनके हाथ लग गया तो वो उसे भी मार डालेंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योनसू सॉन्गम्यू को घर छोड़ने जाती है। दोनों आपस में बातें करते हैं और एक साथ पिज्जा खाने जाते हैं। जब वो दोनों वापस घर जाते हैं तो सॉन्गम्यू उससे पूछता है कि उसने कभी उसको हंसते हुए नहीं देखा। योनसू उससे कहती है कि उसके पास हंसने के लिए कोई रीजन ही नहीं है। तभी सॉन्गम्यू उसके लिए एक फनी सॉन्ग आता है, जिसे सुनकर योंगसू बहुत खुश होती है और काफी जोर जोर से हंसने लगती है और तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये दोनों जब दौड़ के वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी यहाँ पे मरा पड़ा है। उसके सामने योनजे भी था। योनजे उन्हें बताता है कि इस पे वैम्पायर ने हमला किया है और अभी तक शहर में काफी लोगों पर वैम्पायर ने हमला किया है। उन सभी लोगों का ब्लड टाइप बी था और वो लोग साथ में ड्रंक भी थे। और वो सॉन्गम्यू से कहता है कि तुम सरप्राइज तो नहीं हो क्योंकि मैं वेयरवुल्फ हूँ। योनसू यहाँ पे योनजे से पूछती है कि कितने लोगों को वैम्पायर ने मार दिया। वो बताता है कि 5 लोगों को अब तक वैम्पायर मार चुके हैं। योनजे सॉन्गम्यू को बोलता है कि शायद तुम योनसू के बहुत करीब आ गए हो तो तुम बच के रहना, और वो योनसू से उसका नंबर मांगता है। फिर हमें योनवू को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड के साथ बैठा था और ये वही ऑक्शन वाला स्ट्रेंजर इंसान था। वो योनवू से कहता है कि वो योनसू को कन्विंस करके कैसे भी अपनी साइड कर ले और साथ में वो उस रेयर ब्लड वाले इंसान के बारे में भी पूछता है। योनवू से कहता है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक वो हमें मिला नहीं। वो योनवू से किसी प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन योनवू कहता है कि उसे पकड़ने से अच्छा कि उसे कोई लालच दिया जाए ताकि वो खुद ही हमारी तरफ हो जाए। वो योनवू से उसके पिता के बारे में भी पूछता है, जिस पर वो बोलता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पिता को संभाल लेगा। नेक्स्ट डे हमें योनसू को दिखाया जाता है जो स्कूल ना जाकर योनजे के साथ उस मर्डरर की तलाश में निकल जाती है। और यहाँ स्कूल में जिन जिन स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप बी होता है वो सब बहुत टेंशन में होते हैं कि शहर में कोई मर्डरर घूम रहा है जिसने सिर्फ बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ही मारा है। योंगसू के फ्रेंड और सोंगमी के फ्रेंड का ब्लड ग्रुप भी बी होता है, इसलिए वो लोग काफी टेंशन में थे। फिर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे योंगसू और योंजे डिस्कस कर रहे थे कि आखिर वो मर्डरर कौन हो सकता है। योंगसू कहती है कि जरूर वो मर्डरर ड्राई वाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। योंजे जानना चाहता है कि ये ड्राई वाइन आखिर होता क्या है। योंगसू कहती है कि ड्राई वाइन मार्केट में बहुत कम बची है क्योंकि उसे बनाने में और उसे प्रिजर्व करने में बहुत मेहनत लगती है। इसके सिर्फ 2 तरीके हैं, पहला जिसमें ब्लड को लंबे समय तक गर्मी देनी होती है, या फिर वो लोग जिन्होंने पहले से ही अल्कोहल कंज्यूम कर रखी हो। योंजे अब समझ आता है कि इसमें उन लोगों का हाथ है जो ड्राई वाइन का बिजनेस करते हैं। योंसू उससे पूछती है कि क्या उसे किसी पर शक है। वो उससे कहता है कि हाँ शक तो है, लेकिन वो उसका नाम नहीं बताता। तभी यहाँ पे योनवू आ जाता है और वो पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। योंगजो उससे बोलता है कि क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं, यहाँ तो मैं अपने काम से आया था। योंगसू उससे कहती है कि काम से आए हो तो अपना काम करो और यहाँ से जाओ। फिर हम देखते हैं कि योंगसू योनवू के साथ घर आ जाती है। यहाँ पे उसके पिता ड्रिंक कर रहे थे। योंगसू अपने पिता से बात करने चली जाती है। वो उनसे पूछती है कि क्या वो ड्राई वाइन बना रहे हैं और उन्होंने किसी मर्डरर को हायर किया है। ये सुनकर उसके पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी योंगसू कहती है कि मुझे पता है 3 साल पहले आपने ये सोचा था कि आप ड्राई वाइन का बिजनेस करेंगे। उसके पिता कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। योंगसू कहती है क्योंकि माँ के मरने के बाद उनके पास वो रेयर ब्लड बचा ही नहीं था और इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो ड्राई वाइन का बिजनेस करेंगे। वो उनसे कहती है कि आपको तो बुरा लगा होगा कि मेरे पैदा होने के बाद मेरा ब्लड मेरी माँ की तरह रेयर ब्लड नहीं था। अगर ऐसा होता तो आप उससे भी निकाल देते और मुझे मार देते। ये सुन के उसके पिता को गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। योंगसू कहती है कि आपको शहर के लोग और वेयरवुल्फ ढूंढ रहे हैं और मैं
उनका साथ दूंगी, मैं उन्हें बता दूंगी कि आप ही वो हैं जिन्होंने लोगों को मारा है। ऐसे बोल के वो बाहर चली जाती है और योनवू दूर से उसे देख रहा था। योनसू बाहर जाके अचानक रोते रोते बैठ जाती है। तभी यहाँ से सोंगम्यू साइकिल लेके निकल रहा था और वो योंगसू को देख लेता है। वो उसके पास आना चाहता है लेकिन रेड लाइट होने की वजह से वो रास्ता नहीं क्रॉस कर पाता। तभी वो देखता है कि योनवू आके जैकेट योनसू को पहनाता है और उसे हक करता है और सोंगम्यू दूर से चिल्ला चिल्ला के योनसू को योनवू से दूर रहने के लिए कहता है। फिर हम एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ड्रंक थी और रास्ते में अकेले चल रही थी। ये लड़की वही थी जो कि योनसू के स्कूल में एज अ नर्स थी। इस लड़की का ब्लड टाइप बी था। अब वैम्पायर इसका पीछा करके इसके ऊपर अटैक करता है। अब इस लड़की के डेड बॉडी के पास ह्योंजे आता है और उसे देखकर उसको लगता है कि शायद इसे योनवू ने मारा है। अब हमें सोंगम्यू को भी दिखाया जाता है जो योनसू के लिए गिफ्ट खरीद के घर जा रहा था और वो योनवू पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसने योनसू को हक किया था। इसके बाद योनसू और योनवू घर वापस आते हैं लेकिन योनसू अपने घर के अंदर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे लगता था कि घर के अंदर उसके पिता हैं। योनवू के कहने पे वो अंदर आ जाती है कि उसके पिता घर पे नहीं है। तभी यहाँ पे ह्योंजे आ जाता है और वो योनवू को पकड़ लेता है और उसे उस नर्स की मौत के बारे में बताता है कि जो तुम्हारे साथ थी वो मारी गई है, इसे तुमने ही मारा है। वो बार बार मना करता है लेकिन ह्योंजे नहीं मानता। अब ह्योंजे उसके रूम की तहकीकात करने घर पे आता है। उसके रूम में जाके उसे एक ब्राउन कलर का ब्लैंकेट मिलता है। योनसू भी योनवू का साथ दे रही थी। वो ह्योंजे से कहती है कि योनवू ने ये मर्डर नहीं किया है क्योंकि वो पूरा टाइम मेरे ही साथ था। तीनों साथ बैठ कर डिस्कशन करते हैं और योनसू कहती है कि ये मर्डर्स कोई और नहीं बल्कि उसके पिता कर रहे हैं। योनवू कहता है कि मुझे उन पे भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन योनसू बोलती है कि उसके पिता ने पहले भी ड्राई वाइन बनाई है जो उसने टेस्ट की थी और वो उसके पिता ने ब्लड ग्रुप बी से ही बनाई थी। अब हमें योनसू के पिता और किस सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जिसने ये पता लगा लिया था कि वो रेयर स्वीट ब्लड वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि सोंगम्यू है। और वो ये भी पता लगा लेते हैं कि योनवू ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रखी है। इसके बाद रात में बाहर बैठकर योनसू और ह्योंजे बातें कर रहे थे। वो योनसू को एनिमल ब्लड देता है क्योंकि वो तो ह्यूमन ब्लड नहीं पीती और वो उससे ये भी बोलता है कि वो उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। योनवू यहाँ आ जाता है और ह्योंजे योनसू को बाय करके चला जाता है क्योंकि योनवू यहाँ पे बहुत जेलस फील कर रहा था। फिर हम सोंगम्यू को देखते हैं जिसने गिफ्ट तैयार कर लिया था। वो योनसू को मैसेज करता है और उसे बाहर मिलने बुलाता है। वो गिफ्ट देने अपनी साइकिल से जा ही रहा था तभी वो रास्ते में देखता है कि एक इंसान एक लड़की का पीछा कर रहा है। उस इंसान ने ब्राउन कलर की जैकेट पहनी थी और लड़की ने हुडी पहनी थी। ये सब वो पहले सपने में देख चुका था। तभी उसे योनसू का कॉल आता है और वो कहती है कि वो उससे मिलने नहीं आना चाहती क्योंकि उसका मूड खराब है। लेकिन यहाँ पे सोंगम्यू के सामने जो कुछ भी चल रहा था वो उसे योनसू को बताने लगता है और सोंगम्यू यहाँ पे देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो योनसू की बेस्ट फ्रेंड है। ये वो योनसू को बताता है। योनसू डर जाती है और उसके पास जाने लगती है। योनवू उसे रास्ते में मिलता है और वो सारी चीजें योनवू को बताती है। योनवू भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब योनसू की फ्रेंड के ऊपर उस वैम्पायर ने अटैक कर दिया था। म्यूरो उसको देखकर उसे बचाना चाहता है और उससे कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो और उसे कहता है कि वो भी एक वैम्पायर है और अगर वो उसे नहीं छोड़ेगा तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो वैम्पायर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम सोंगम्यू हो। अब वो वैम्पायर योनसू की फ्रेंड को धक्का मारता है और सोंगम्यू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही योनसू की फ्रेंड ऊपर देखती है तो वो दोनों वहाँ से गायब होते हैं। इसी टाइम योनसू और योनवू यहाँ आ जाते हैं। सोंगम्यू की साइकिल और बैग यहाँ पे उन्हें मिलता है। योनसू की फ्रेंड यहाँ पे आ जाती है और उन दोनों को बताती है कि उस किलर ने सोंगम्यू को किडनैप कर लिया। वो काफी रो रही थी। वो बहुत परेशान थी कि उसे बचाने के चक्कर में सोंगम्यू फंस गया। अब इसके बाद योनवू और योंगसू उसे बता देते हैं कि वो दोनों वैम्पायर हैं। ये सुनकर योंगसू की फ्रेंड शॉक तो होती है लेकिन उससे सोंगम्यू की काफी चिंता थी। और अब योनसू को ह्योंजे का कॉल आता है और ये तीनों मिलकर सोंगम्यू को ढूंढने निकल जाते हैं। ह्योंजे योंगसू को बोलता है कि वो किलर तो पकड़ा गया है लेकिन उसने सोंगम्यू को किडनैप नहीं किया। वो उसका किडनैप करने जा रहा था लेकिन वहाँ कोई और वैम्पायर आ गया था जिसने उसके साथ लड़ाई की और सोंगम्यू को ले गया। और उसे भी पता चलता है कि उसके पिता ने लोगों को नहीं मरवाया बल्कि कुछ लोगों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला था जहाँ पे वो ड्राई वाइन बनाना चाहते थे। वो कहता है कि उन लोगों के बारे में कुछ पता तो नहीं है लेकिन वो लोग एक यूनिक नेकलेस पहनते हैं। जिसके बाद योनसू समझ जाती है कि उसके पिता के ही साथी हैं क्योंकि वो लोग ही इस तरीके के यूनिक नेकलेस पहनते हैं। और इन सब के लिए वो योनवू को ब्लेम करने लगती है। उसे लगता है कि उसने ही उसके पिता को बताया है कि सोंगम्यू ही वो रेयर स्वीट ब्लड है। लेकिन उसके बाद सुन के योनवू दुखी था क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था। अब ये लोग मिलके बार में जाते हैं। अब हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोंगम्यू को बांध रखा था और वो बेहोश था। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने योंगसू के पिता बैठे थे। वो उससे पूछता है कि वो कौन है। वो बताते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं योंगसू का पिता हूँ। वो उसके साथ एक डील करते हैं जिसमें वो उसका खून मांगते हैं और उसे बहुत सारे पैसे देने का वादा करते हैं। वो उसकी बात मानने से मना कर देता है लेकिन वो कहते हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तब भी वो उसका ब्लड लेंगे। दूसरी तरफ योंगसू, योनवू और योनजे बार के पास पहुँच जाते हैं लेकिन यहाँ पे योंगसू के पिता की सेक्रेटरी पहरा दे रही थी। उसके बाद
योनवू कहता है कि 2 वेम्पायर और 1 वेयरवुल्फ से वो अकेले नहीं लड़ सकती, इसलिए वो उन्हें अंदर जाने दे। ये बात सुन के वो अपने बहुत सारे साथियों को बुला लेती है। यहाँ पे फाइट होने लगती है और फाइनली ये तीनों यहाँ पे फाइट करके अंदर पहुँचते हैं। अंदर जाके योंगसू देखती है कि उसके पिता सोंगम्यो का ब्लड निकाल रहे हैं। योंगसू सोंगम्यो के हाथ से वो नीडल निकाल देती है। योंगसू उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था, ब्लड निकालने के बाद उनकी मौत हो गई थी। योंगसू के पिता को यहाँ गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारी माँ ब्लड की वजह से नहीं मरी थी, वो एक बीमारी की वजह से मरी थी। वो उन्हें कहती है कि उसकी माँ बीमार थी और सर्जरी से ठीक हो सकती थी। उनके पास मैं थी और पैसे भी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी डिसाइड किया कि वो आपको ब्लड देंगी, ना कि अपना इलाज करवाएंगी, इसीलिए वो बीमार रहकर मर गई। ये सब सुनकर योंगसू के पिता शॉक थे। अब योंगसू सोंगम्यो को लेकर यहाँ से निकल जाती है। बाहर वो सेक्रेटरी बोलती है कि ये बाहर वैसे भी सेफ नहीं है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि वो ही स्वीट ब्लड है, और वो उसे योनवू के खिलाफ भी भड़का रही थी। तभी योनजे और योनवू यहाँ पे आ जाते हैं और इसके बाद गुस्से में योनवू उनसे पूछने लगता है कि उसके पापा को किसने मारा, और वो उसे सच्चाई बताने को बोलने लगता है और उससे जवाब मांगता है। ये सब सुन के योंगसू शॉक थी। यहाँ हमें पता चलता है कि योनवू के पिता मर चुके हैं और उनके मरने में इस सेक्रेटरी का ही हाथ है, और उसके आने का यहाँ पे यही मकसद था कि वो अपने पिता के मर्डरर का पता लगा सके। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगसू के फ्रेंड स्कूल में थी। यहाँ पे सभी लोग शहर में होने वाले मर्डर के बारे में बात कर रहे थे। वो सब कहते हैं कि लोगों का कहना है कि उन सबके मर्डर में वेम्पायर का हाथ है। उसमें से एक लड़की बोलती है कि योंगसू भी बहुत अजीब है, साथ में वो बॉटल में क्या लाती है किसी को नहीं पता। काफी दिनों से वो स्कूल नहीं आ रही, और ये सारी बातें योंगसू के फ्रेंड सुन लेती है। उससे गुस्सा आता है और वो उन सबके साथ जाके आर्ग्यूमेंट करने लगती है। सोंगम्यो का फ्रेंड भी यहाँ पे आता है और उनसे बोलता है कि वो ये सब बातें ना करे। योंगसू की फ्रेंड बाहर जाके रोने लगती है और तभी सोंगम्यो का फ्रेंड बाहर जाके उसे कंसोल करता है। योनजे और योनवू अब साथ थे और योनजे ने उस शहर के मर्डर के रेस्टोरेंट को सील करवा दिया था। साथ ही मर्डरर्स भी पकड़े गए थे। योनजे यहाँ पे योनवू से अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगता है। ये दोनों मिलकर सोंगम्यो को देखने के लिए जाते हैं। सोंगम्यो हॉस्पिटल में बेहोश था। योनसू उसके पास जाती है। उसके पास वो गिफ्ट भी था जो सोंगम्यो उसे लास्ट नाइट देने वाला था। वो उसकी इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। वो बहुत उदास थी, वो रो रही थी और यहाँ पे सोंगम्यो उठ के उसके आंसू पोंछता है। इसी टाइम हॉस्पिटल में योनजे, योनवू और योंगसू के बेस्ट फ्रेंड आते हैं। सोंगम्यो योनसू के फ्रेंड से पूछता है कि क्या वो सबकी सच्चाई जानने के बाद ठीक है। वो कहती है कि वो ठीक है क्योंकि उसे योनवू ने सब बता दिया है। योनजे कहता है कि क्या उसे उसके बारे में भी पता है, और वो कहती है कि हाँ उसे सब पता है। सोंगम्यो ने योनसू को गिफ्ट में एक लेटर दिया था जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स लिखी थी। उसमें एक पोयम लिखी थी जिसे योनवू पढ़ के उसका मजाक उड़ाता है। बाकी लोग बाहर चले जाते हैं और योनसू और सोंगम्यो एक दूसरे से बात करते हैं और आपस में शर्माते हैं। वो उसकी फीलिंग का जवाब हाँ में देती है और उसके गाल पे किस कर लेती है, और सोंगम्यो भी उसके गाल पे वापस से किस कर लेता है। अब बाकी तीनों लोग बाहर बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पे सोंगम्यो का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। योनवू उससे पूछता है कि ये कौन है। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता हूँ, क्या तुमने मुझे कभी देखा नहीं। वो बात करते हुए योंगसू के फ्रेंड की तरफ देख रहा था। उसे देखकर योनवू कहता है कि ये जरूर तुम्हें पसंद करता है। अब हमें योनजे और योनवू की कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है जहाँ पे योनवू शहर छोड़ के जाने वाला था। योनजे कहता है कि जहाँ तुम जा रहे हो वो जगह इतनी अच्छी है क्या। योनवू कहता है कि वो जगह इस जगह से बहुत अच्छी है। योनजे उससे कहता है कि क्या वो योनसू को नहीं बताएगा जाने से पहले। योनवू कहता है कि वो जा तो रहा है लेकिन वो 70 साल बाद फिर लौटेगा। जब सोंगम्यो की जिंदगी खत्म हो जाएगी तब वो योनसू के पास आएगा। इसे सुन के योनजे बोलता है कि तुम बहुत इविल हो, और योनवू रिप्लाई देता है कि उसे विलन बनने में ही अच्छा लगता है। अब हॉस्पिटल में योनसू की फ्रेंड सोंगम्यो की फ्रेंड से पूछती है कि क्या वो सच में उसे पसंद करता है। वो उसे हाँ में जवाब देता है। दूसरी तरफ योंगवू जाने की तैयारी कर रहा था और योनसू उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो रुकने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो उसे पसंद करता है लेकिन वो एक इंसान को पसंद करती है, और ये बात उसे गुस्सा दिलाती है। अब यहाँ पे योनसू के पिता आ जाते हैं जो कि अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा थे। वो इन दोनों से माफी मांगते हैं। काफी इमोशनल हो गए थे वो यहाँ पे। वो अपने बिजनेस और बार की अथॉरिटी योनवू को दे देते हैं और वो योनसू को उसकी फ्रीडम दे देते हैं, वो जैसा चाहे वैसे रह सकती है। फिर हमें सोंगम्यो के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी कर रहा था, और उसे योंगसू के फ्रेंड का कॉल आता है। वो उससे कहती है कि वो उसे लाइक तो नहीं करती लेकिन वो एक ट्राई करना चाहती है, और वो उससे अगले दिन डेट पे जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि योनजे शहर से बाहर जा रहा था। योनवू और योनसू उसे सी ऑफ करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों बातें करने लगते हैं और योनवू उससे कहता है कि अब बस उसे 70 साल रुकना है, लेकिन योनसू उससे कहती है कि अब वो 70 साल नहीं जिएगी क्योंकि उसने ब्लड कंज्यूम करना बंद कर दिया है, और इसे सुनकर योनवू काफी उदास होता है। अब फिर हमें योनजे को दिखाया जाता है जो कि उस सी रेस्टोरेंट के पास खड़ा था जिसे उसने बताया था कि ये मर्डरर का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे वो किसी से फोन पे बात करता है और हमें ये पता चलता है कि वो किंग स्टोन वाइन के चेयरमैन से बात कर रहा है। और साथ में यहाँ पे योनजे की सच्चाई भी सामने आती है कि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज शहर में हो रही थी वो सब कुछ योनजे ही करवा रहा था। लोगों को गायब करवाने में उसी का हाथ था। वो
वो मर्डरर के थ्रू सौम्यो को भी पकड़वाना चाहता था। यहाँ पे वो मर्डरर आता है और प्लान फेल होने के लिए उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं। वो उससे कहता है कि वो ड्राई वाइन के बिजनेस को और बढ़ाए। योनजो कहता है कि वो वही करेगा जो पहले कर रहा था। वो डबल फेस के साथ एक गेम दोबारा खेलेगा। योनवू को दिखाया जाता है जो कि बार में था और अपने कस्टमर को अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा था। ये कस्टमर काफी खुश थे और उससे दोबारा मिलने की बात कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें योनसू और सौम्यो के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। ये लोग डेट पर आए थे। ये लोग मिलकर शॉपिंग पे आते हैं और यहाँ पे एक लड़का योंगसू के फ्रेंड को परेशान करने लगता है। इसे रोकने के लिए सौम्यो का फ्रेंड बोलता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। उस लड़की के जाने के बाद वो बोलती है कि वो अभी तक ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बने। दूसरी तरफ हमें योंगसू को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश थी क्योंकि 119 साल जीने के बाद फाइनली उसे उसका प्यार मिल गया था। ये दोनों एक साथ कॉलेज में रहते हैं और बाहर डेट पर भी जाते हैं और इस ड्रामा की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।